हम हैं कोलंबो में और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं। एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते साहब हैं। शुक्रिया सर, काफी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तकरीबन 1 साल हो गए आपसे बातचीत किए हुए। जी सर, क्या लग रहा है एग्री मार्केट में क्या कुछ करने की जरूरत है? क्या फैसले सरकार को लेने का वक्त अब आ गया है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एज एन एक्सचेंज हमारी तो हमेशा पहली मंशा ये रहेगी कि हमारी जो कमोडिटीज बैन हो गई हैं वो वापस आ जाए। हम भी ये समझते हैं कि हमारी देश की स्थिति को देखते हुए आज की तारीख में हमारे फार्मर्स की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, सबके भाव नीचे हैं, इस स्तर पर हैं कि वो एमएसपी से भी नीचे हैं, सोयाबीन जैसे है, मस्टर्ड है, तो फार्मर्स काफ़ी परेशानी का सामना उठा रहे हैं। दूसरा ये कि फार्मर्स के लिए आज की तारीख में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। ओके। और तीसरी चीज ये कि रेफरेंस पॉइंट ना होने की वजह से दे आर गेटिंग फ्लीज्ड इन द मार्केट। आसपास के 10 किलोमीटर रेंज में जो भी भाव होता है वो उनको मिलता है और वो एमएसपी से नीचे भी होता है तो मैंने लेना पड़ता है। तो जो फार्मर पहले हमसे जुड़े हुए थे वो तो बहुत बुरी तरह परेशान है ही, जो नहीं जुड़े हुए थे, जिनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो भी परेशान है। दूसरा, कुछ अच्छी पहल हो रही है इस वक्त सरकार की तरफ से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को डिजिटल वाला जो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कि फार्मर्स को कैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से जोड़ा जाए। ओके। तो उसको एनेबल करने के लिए थ्रू एफपीओस कुछ अच्छे प्रयास हो रहे हैं। हमने, अगर आपको याद है, तो 3 साल पहले हमने एक पुट ऑप्शन शुरू किया था सेबी की मदद से। हाँ। तो आज की तारीख में हमें बताने में बहुत हर्ष की बात है कि नाबार्ड ने एक 25 करोड़ की ग्रांट एफपीओस को दी है, जो एनसीडीएक्स के थ्रू रूट की जाएगी, जिससे पुट ऑप्शंस फार्मर्स खरीद सकते हैं। तो उनकी जो रिस्क है वो दे कैन हेज। पुट ऑप्शन वो शुरुआत में जब बोते समय अगर खरीद लेते हैं तो सोइंग के समय वो जो भी प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस, वो ले सकते हैं। और उसको पूरी तरह सब्सिडाइज किया गया है, प्रीमियम को इंसेंटिवाइज किया, नाबार्ड की तरफ से सब्सिडाइज किया गया है। तो अगर इस तरह की, मतलब जितने स्टेप्स, प्रोग्रेसिव स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रही है, तो फार्मर्स को बेनिफिट होगा। तो और ये शायद हो सकता है कि ये एमएसपी के लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री हो, क्योंकि ये छोटी कमोडिटीज है, इनमें एमएसपी देना बहुत मुश्किल होगा। तो ये ऐसे प्रोडक्ट अगर हमारे जो हैं ये अगर प्रचलित हो जाते हैं तो फार्मर्स के लिए बड़ा अच्छा होगा और गवर्नमेंट के लिए भी एमएसपी के लिए इन कमोडिटीज के लिए प्रेशर नहीं होगा। दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। तो ये एक अच्छा प्रयास है। दूसरा एक बहुत अच्छा प्रयास जो हो रहा है और जो थोड़ा और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, वो ये है कि वेयर हाउसिंग। आज की तारीख में बड़ी सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जिसमें 3 से 16% वेस्टेज होता है वेयर हाउसिंग में, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट में। तो जो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने जो कहा था कि वेयर हाउसिंग को स्ट्रेंथन करना है, तो उसमें 2 चीज़ों करने की जरूरत है। WDRI जो है रेगुलेटर, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और जो सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो कोई शॉर्टेज हो जाती है तो फूड मिनिस्ट्री सर्कुलर निकालता है कि इस टाइम तक हमें स्टॉक कितनी अपनी पोजीशन दो। अगर WDRI सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाता है और जितने भी वेयर हाउसेस हैं सब WDRI सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं, उस अवस्था में ये है कि शाम को आपको स्टॉक लिमिट लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रोज आपको सामने दिखेगा कि कितना आपके पास स्टॉक है। तो ये सर्कुलर निकालने की, जो पुलिस चार्ज लगाने की जो बात करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट को पता होगा किस वेयर हाउस से कितना माल निकला है। उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की, WDRI को स्ट्रेंथन करने की थोड़ा जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर वो कर सकें। और आज की तारीख में तीसरी बड़ी समस्या है कि प्रोडक्शन क्रेडिट जिसे कहते हैं, वो बड़ी आसानी से मिल जाता है किसान क्रेडिट काम के थ्रू। पर जब हार्वेस्ट हो जाती है, उससे अगले 3 महीने तक अगर किसान को होल्ड करना पड़े, जब उसका प्राइस रियलाइजेशन ज्यादा अच्छा हो जाता है, वो ENWR के थ्रू हो सकता है। वहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है। वो सिर्फ प्रोडक्शन क्रेडिट पे है। वो अगर हो जाए तो उसमें एग्री मिनिस्ट्री भी काम कर रही है, मिनिस्ट्री फाइनेंस से भी हम बात कर रहे हैं। अगर वो हो जाता है तो फार्मर के लिए सबसे बड़ी सुविधा है। देन वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन। सर, अब कुछ प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। कुछ नए प्रोडक्ट एनसीडीएक्स पर आने वाले समय में दिखेंगे क्या? जी, तो जस्ट यहाँ आने के पहले, कोलंबो आने के पहले, मुंबई में मैं IIT वालों से बात कर रहा था और उनसे हमने एक MOU साइन किया है। उनके साथ हम वेदर डेरिवेटिव वो कर रहे हैं। अब आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर स्नो इंडेक्स होता है। बाकी कहीं भी दुनिया में रेनफॉल इंडेक्स नहीं है। तो विल बी द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ रेनफॉल इंडेक्स। तो वो हम डेवलप कर रहे हैं IIT मुंबई के साथ। हमने जस्ट MOU साइन किया है, तो उम्मीद है हमारी अगले 6 से 12 महीने के बीच में हम उसको। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करेगा? तो ये है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन में, किसी पर्टिकुलर सिटी में या किसी पर्टिकुलर रीजन में कितना रेनफॉल होता है, उसके पिछले 50 साल का डेटा IMD से हम कोलैबोरेशन करके लेंगे, उस पर प्रेडिक्ट करेंगे कितना रेनफॉल होगा, उसका डेरिवेटिव्स बनेगा, एंड दैट विल बी ट्रेडेड। ओके।
काफी इंटरेस्टिंग है सर। कई सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे एनसीडीएक्स पर जो उसमें क्लिक नहीं हो पाए, हाल में लॉन्च किए। हालांकि पूरा सेंटीमेंट ही मार्केट का खराब है, इसमें एक्सचेंज से हम क्या कह सकते हैं, लेकिन चाहे वो एलओपीज को लेकर हो, कॉटन वाश ऑयल भी उस तरह से क्लिक नहीं हो पाया, क्रूड सनफ्लावर ऑयल की कहानी है। कैसे रिवाइव इन कॉन्ट्रैक्ट को किया जाए सर? देखिए, डीपनिंग ऑफ मार्केट कैन हैपन जब ज्यादा पार्टिसिपेशन आए और लोगों का भरोसा, सेंटीमेंट सुधार। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आज से 20 साल पहले जब एनसीडीएक्स शुरू हुआ था तो डालियन एक्सचेंज और हम दोनों एक ही साइज के हुआ करते थे। बाद में हमारे जो एफसीआई और नाफेड के इक्विवेलेंट हैं चाइना में, वो डालियन पे ट्रेड करते हैं। हमारे नाफेड और एफसीआई नहीं करते। जब तक गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा खुद अपनी एजेंसीज के थ्रू डेरिवेटिव मार्केट डीपर नहीं होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर की एक लिमिट है, बियॉन्ड दैट दे विल नॉट गो। और दूसरा ये है कि लोग ये कहते हैं कि छोटा मार्केट है इसलिए मैनिपुलेशन होता है। देखिए, मैनिपुलेशन तो आज की तारीख में हो नहीं सकता, क्योंकि सेबी के आने के बाद ये हुआ है कि यू हैव 4% लिमिट, उसके ऊपर और नीचे वेरिएशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अपने आप सर्किट लग जाएगा, ट्रेड नहीं होगा। स्टॉकिंग लिमिट्स लग गई हैं, सिंगल पार्टी लिमिट्स लगी हुई हैं, तो देयर इज नो वे इन विच यू कैन कॉर्नर। सिस्टम्स हैव बीन देयर इन प्लेस। द ओनली थिंग इज मार्केट डीपन करने के लिए मोर पार्टिसिपेंट्स नीड टू कम। पार्टिसिपेंट्स आने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। मैं खुद देख रहा हूँ कि आज से 3 साल पहले जितना पार्टिसिपेशन था उसका 1/3 हो गया था हमारा, अब आधे पे आया है। क्योंकि जो बहुत सारे लोग जैसे जो ऑयल सीड्स में ट्रेड करते थे बाहर हो गए मार्केट से, अब ऑयल सीड वापस आएंगे तो वापस मार्केट में आएंगे, बट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स की जो फेडरेशन है, मार्केटिंग फेडरेशन है, हमारी आंध्रा में थोड़ी सक्सेस भी हुई थी, आंध्र प्रदेश पहले हुआ था, वो जब अगर आ जाएंगे तो मार्केट डीपन होगा। तो फिर ये जो कॉर्नरिंग वाली जो लोगों को डर बना रहता है वो नहीं रहेगा, मैनिपुलेशन का डर नहीं रहेगा, when the market is broad-based। ओके सर, बजट नजदीक है, ऐसे में बजट से एक एक्सचेंज के तौर पर आपकी क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए बजट में? देखिए, बजट से स्पेसिफिक एक्सचेंज के लिए तो कोई मतलब वो होता नहीं है। बजट से हमारी लिए सिर्फ जैसे मैंने कहा कि ये इंटर सबवेंशन वाली फार्मर्स वाली जो है वो वाली स्कीम में अगर बजट में हर बार सीटीटी की भी बात होती है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती है, कुछ नहीं होती, तो यू नीड टू रियलाइज कि गवर्नमेंट की भी कुछ कंपल्शन होती है। सिर्फ सीटीटी सिर्फ एग्री कमोडिटीज के लिए हटाए, ये हो नहीं सकता। कितने एक्सेप्शन देगी गवर्नमेंट? मतलब लोग बोलते हैं कि इसमें एक्सेप्शन दो, जो पुरानी वो थी ना कि पहले एक्सेप्शन बनाओ फिर रूल बनाओ, तो वो तो हो नहीं सकता। समवेयर यू हैव टू पे, यू हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है, सीटीटी लगेगा, यू कांट हेल्प इट। ओके सर, वो आखिरी सवाल, वायदा बाजार में वापस से री एंट्री होगी? जो 6-7 कमोडिटीज को 2021 में बैन कर दिया गया, तो उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तो हमारी तो उम्मीद है, हमारी दरख्वास्त भी गवर्नमेंट से यही है। तो आएगी तो हम लोग बहुत खुश होंगे, और नहीं आई तो फिर कोशिश चल रहेगी कि वापस लाया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने वक्त दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। कमोडिटी विशेष में आज हम बातचीत करने वाले हैं खाने के तेल के मार्केट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर भी काफी कुछ हलचल हो रहा है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कोलंबो में एक खास मेहमान सिंगापुर से आए हैं। संदीप भान हैं, एसडी गथरी के सिंगापुर के सीईओ हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, और गाइड करेंगे आज आप पाम तेल को लेकर। सर, पाम तेल का जो दिसंबर के जो नंबर आए हैं ना इंपोर्ट के, वो काफी कमजोर रहे हैं। पिछले से तुलना करिए तो 41% के आसपास कम पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है। क्या वजह है? ऊंचा भाव या फिर कुछ और? डेफिनेटली देखिए, पाम बाजार में जो प्राइसेस पाम के $150 तो $200 अबव हो गए थे सोयाबीन ऑयल के, उसके चलते पाम पे इंडिया का मेजर इम्पैक्ट आ गया था। प्राइस पैरिटी को देखते हुए एक तो डिस्पैरिटी लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई थी, उसके चलते इंडिया ने बाइंग करी। एंड जो 5 लाख टन करीब आसपास इंडिया आया है दिसंबर में, दैट वाज मेनली इंडिया कोर डिमांड। उसके अबाउट वो डिमांड जो रिप्लेस नहीं होती दूसरे ऑयल से, इसलिए उतना कम होने लगा। उसका मेन रीजन यही था कि प्राइस बहुत, पाम ऑयल $150 $200 एक्सपेंसिव हो गया था सोयाबीन ऑयल के चलते। तो इंडियन इंपोर्टर्स ऑप्टेड फॉर सोयाबीन ऑयल देन पाम ऑयल। ओके, यानी भाव उन्हें सस्ता मिल रहा है। कोई भी चाहता है कि अगर तो सस्ता भाव हो और उसे भी इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है तो डेफिनेटली उसका असर होता है। पाम तेल के प्राइसेस अगर देखें तो 2.5 साल की ऊंचाई से थोड़ी नरमी जरूर दिखी है। क्या और भाव गिरेंगे? क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, डिमांड पर असर हो रहा है। आप क्या कहेंगे पाम को लेकर? देखिए, पाम ऑयल में तो बहुत सारे करेक्शन ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे नवंबर में हमने 5300 हिट किया था फ्यूचर्स मार्केट में, वो आज 4300 के आसपास आ गया फॉरवर्ड मंथ में। थर्ड मंथ को देखिए प्राइस करेक्शन हो गई है। प्रीमियम जो पाम ऑयल ने बना लिया था सोयाबीन ऑयल से $100-150, वो आज खत्म हो गया। ओके, वी आर नाउ इवन डिस्काउंट टू सोयाबीन ऑयल। ओके, अब चलते चलते ऐसा एंटिसिपेट हो रहा है कि पाम ने जो अपना प्रीमियम सारा खो दिया है, इसके चलते अब डिमांड थोड़ी बहुत आ जानी चाहिए, जिससे
पाम को थोड़ा सपोर्ट मिल जाना चाहिए। ओके सर, ये B40, B50 इस तरह की थीम की जो बातचीत हो रही है इंडोनेशिया में, ये कितना वायबल है? आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल होगा, क्योंकि बाकी मार्केट भी उनका खराब होगा? ये देखिए, इंडोनेशिया की जो बायोडीजल पॉलिसी है, इट इज देयर एंड इट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बायोडीजल पॉलिसी पे ज्यादा वो फोकस करेंगे तो उनकी जो कोर मार्केट है वो खराब हो जाएंगे? दाम अगर ज्यादा बढ़ गए तो परमानेंटली भी धीरे धीरे वो दूसरे तेल पर शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने लगेंगे बाकी कंट्रीज? नहीं, लोकल बाकी वो ग्लोबली इसका इम्पैक्ट आएगा, पर इंडोनेशिया जो अपने पॉलिसी उन्होंने रखी है उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि वो भी अपने आप में एक मार्केट है, वो भी अपने आप में एक लोकल कंज्यूमर बन जाता है बायोडीजल इंडस्ट्री के लिए। इसलिए वो B40, B50 इम्प्लीमेंट होगा। और B40 उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया इम्प्लीमेंट करना है, ऑलरेडी पतामिना ने कुछ डिलीवरीज दे भी दी है, तो ये इट इज देयर, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे, इट्स ओनली गोइंग टू इंक्रीज इन कमिंग ईयर्स। ओके सर, सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट नंबर दिसंबर का देखें तो वो भी काफी कम रहा है, करीब 22-23% कम हो गया है वो भी इंपोर्ट। क्या वजह है, और वहां पर डिमांड सप्लाई का सिनेरियो क्या है सनफ्लावर ऑयल में? सनफ्लावर में तो सप्लाई बड़ी कम हो गई थी अपने मेजर एक्सपोर्टिंग नेशंस फ्रॉम यूक्रेन, रशिया एंड अदर प्लेसेस, वहां से डेफिनेटली सप्लाई उनकी बहुत कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, उसका इम्पैक्ट सनफ्लावर में आया। पर उल्टा अगर अपन सोयाबीन ऑयल की तरफ देखें, सोयाबीन ऑयल की क्रॉप साउथ अमेरिका में बम्पर क्रॉप है, रिकॉर्ड क्रॉप है, उसका इम्पैक्ट सोयाबीन ऑयल प्राइसेस पे आ गया। तो अभी रिसेंटली सोयाबीन ऑयल में भी अच्छा खासा जंप आ गया। अगर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में जहाँ पे सोयाबीन ऑयल ट्रेड होता है फ्यूचर्स मार्केट में, वो 40 का जो था वो 4600 तक, वो 46 के आसपास, तो 600 पॉइंट्स की बढ़ोतरी होगी कुछ ही हफ्ते में। एंड फिजिकल डॉलर टर्म्स में वी आर अप बाय ओवर $100 इन जस्ट फ्यू वीक्स। उसका मेजर कारण था कि यूएस की जो बायोडीजल पॉलिसी, उसकी जो क्रेडिट के कुछ एंटिसिपेट है कि चेंज होगा, उसके चलते वहाँ की बायोडीजल इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिल रहा था, जिसके चलते सोयाबीन ऑयल की डिमांड वहाँ पे एंटिसिपेट करी जा रही है कि बढ़ जाएगा, और उसके चलते शिकागो बोर्ड में तेजी आ गई, अच्छी खासी तेजी, उसका इम्पैक्ट फिजिकल प्राइस पे आ ही जाता है। तो सोयाबीन ऑयल हैज मूव शार्पली अप। ओके, तो पाम ने अपने आप को नीचे कर दिया, सोयाबीन ऑयल ने अपने आप को ऊंचा। ओके, चलिए, एक सपोर्टिव फैक्टर है, क्योंकि भारत के लिहाज से भी देखें तो जरूरी है, क्योंकि किसान भी यहाँ के इंतजार कर रहे थे कि भाव में कुछ रिकवरी आए। सर, ओवरऑल अगर आगे का आउटलुक फॉरवर्ड मंथ के अगर बात करें तो क्या लग रहा है, प्राइस आपको कहाँ जाते दिख रहे हैं? पाम के किधर, सनफ्लावर ऑयल के किधर, सोया में किधर, और कहाँ ज्यादा तेजी और कहाँ नरमी दिख रही है आगे? देखिए, अभी जो सप्लाई चेन के हिसाब से देखिए तो सप्लाई इन कमिंग मंथ्स वी आर गोइंग टू सी अ पिकअप। पाम ऑयल की जो सप्लाई टाइटनेस थी, ये नियर बाय मंथ्स में बहुत जबरदस्त वीक ये टाइटनेस थी, उसके चलते वो नियर बाय 1 मंथ का प्रीमियम ओवर सेकेंड मंथ के प्रीमियम में करीब करीब $30 से $40 का ये था, डिफरेंस था। ओके, दैट वाज मेनली बिकॉज नियर बाय में शॉर्टेज थी। अब ये आने वाले महीनों में से मार्च और अप्रैल ऑनवर्ड्स ये प्रोडक्शन सिनेरियो बढ़ता जाएगा, क्योंकि सीजनली वी विल गो इनटू अ हायर प्रोडक्शन मंथ्स। पाम की सप्लाई चेन बढ़ेगी, सोयाबीन ऑयल की सप्लाई चेन में इट्स ऑलरेडी देयर इन अ बिग क्रॉप। सो इन दोनों की जो मेजर इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स टू इंडिया है, इसमें सप्लाई चेन में अब कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके, क्योंकि वी आर गोइंग इनटू अ मंथ्स वेयर हाई प्रोडक्ट। अब सनफ्लावर ऑयल की टाइटनेस बनी रहेगी, और सनफ्लावर ऑयल के लिए फिर इंडिया ज्यादा सोयाबीन ऑयल ही प्रेफर करेगा। तो सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल इन आने वाले महीनों में लगता नहीं है कि टाइटनेस लगेगी। इन टर्म्स ऑफ प्राइस वोलेटिलिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब पाम ऑयल इजीली इन अ डे $25-30 ऊपर नीचे हो रहा है। एट दिस स्टेज वोलेटिलिटी इज वेरी बिग। एवरी डिप इन पाम ऑयल इज लाइक, अब बहुत सारे ग्लोबली पिछले 1-2 महीने में बाइंग करी नहीं, उसका इम्पैक्ट जो अभी इन्होंने एक्सपोर्ट नंबर्स भी रिलीज करे हैं, अभी ये 120 जनवरी की, उसमें भी करीब करीब 20-25% का ड्रॉप है। मेनली बिकॉज एक तो सप्लाई कम हो गई थी, दूसरा प्राइस थे। अब वी एंटिसिपेट दैट वो डिमांड वापस आएगी यार, जो रुक गई थी, जो थम गई थी इतने ऊंचे प्राइस में, उसके चलते पाम को अब सपोर्ट मिलना चाहिए। अब वो इससे या इस लेवल से और $15-20 गिरे, फिर आ जाएगी कि और $25-30 गिरे, लेकिन आएगी। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, थोड़ी बहुत नरमी, हल्की नरमी, हर लेवल पे आप बायर लेने को तैयार है। अब खाली कि अब देख ये बॉटम कहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे इसको वापस स्पाइक आ जाएगा तो एकदम लेने आएंगे। जैसे ये अभी देखो 2-4 दिन पहले रैली आ गई थी, उससे पहले इंडिया ने बहुत खूब माल लिया। और इंडिया ने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून बड़े पैमाने पे ऑयल लिया। तो जो इंडिया पिछले 2 महीने में
बिल्कुल बाहर हो गया था मार्केट से, वो उन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में खूब लिया। ओके, आने वाले महीने के लिए इंपोर्ट के नंबर्स आपको कैसे दिख रहे हैं? क्या होगा फिर? कौन से तेल यहाँ पे डोमिनेट करेंगे भारत में इंपोर्ट होने में? आने वाले महीनों में पाम वापस आ जाएगा। पाम वापस आएगा। ओके, पाम ने दिसंबर में अगर 5 लाख टन किया है, जनवरी में भी कम ही रहेगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी के जनवरी प्राइस एडजस्टमेंट अभी होगा। प्राइस एडजस्टमेंट होते ही फिर पाम वापस 7 लाख 8 लाख टन के आसपास तो आएगा ही आएगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, तमाम खाने के तेल मार्केट पर आपने राय रखी और पाम पे बारीकियों से क्या कुछ हो रहा है मार्केट में आप क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया में आप लगातार विजिट भी करते हैं और सिंगापुर में बैठते भी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, टेक केयर सर। थैंक्स। आज हमारे साथ आईग्रेन के डायरेक्टर हैं राहुल चौहान। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप गेहूं को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, आपने कई सारे डेटा भी हमसे शेयर किया था, तो मैंने सोचा आपसे बातचीत की। जब कोलंबो में आप मिल गए तो आपसे बातचीत होनी चाहिए। क्या लग रहा है सर, गेहूं को लेकर दाम कुछ कम हो रहा है कि नहीं? कोलंबो में बैठ के मंडियों को, भारत की मंडियों का ट्रैक कर रहे हैं कि नहीं? दाम वहां पे कुछ नीचे आए हैं कि अभी भी तेजी के ट्रेंड में है? देखिए, अभी जो लास्ट वेडनेसडे को टेंडर हुआ है, उसके बाद में अभी जो है कल दिल्ली जो है 3270 पर बंद हुआ, 30 रुपए घटा था। और आज भी 20 रुपए घट के 3250 पर आया। यानी प्राइसेस जो हैं इन 2 दिनों में घटे हैं। प्राइसेस घटना एक स्वाभाविक था, क्योंकि एक पीक लेवल पे वो पहुंच चुके थे और हर कमोडिटी का एक एक लिमिट होती है। 2300 रुपए, 2320 रुपए पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है वीट के अंदर। और प्राइसेस में अभी जो, अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस थोड़े से अब रेंज बाउंड में ही रहेंगे। और बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 से लेकर अब तक लिए हैं, जैसे स्टॉक लिमिट हटाना, OMSS में बिक्री चालू करना, ऐसी काफी गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस रही हैं जो जिसने बाजारों को कंट्रोल करके रखा हुआ था। अदरवाइज पल्सेस इसके वीट के प्राइसेस एक रिकॉर्ड, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस हिसाब से उन्होंने बाजारों में पैनिक उत्पन्न होने नहीं दिया और बाजार की जो सप्लाई है वो चालू रखी। ओके, ये इस बार के जो सोइंग के नंबर काफी अच्छे आ रहे हैं, क्या वो कन्वर्ट होगा उत्पादन के नंबर में? आपको लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है गेहूं का? देखिए, रिकॉर्ड उत्पादन के लिए अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक का? ये फरवरी तक का? हाँ, वो एक बार दाना लग जाए उसमें, दाना लगने के बाद में, क्योंकि लास्ट 2-3 सीजन में आपने देखा होगा कि बारिश एक बार पड़ी तो जो हरियाणा, वेस्ट बारिश भी और धूप अचानक से तापमान बढ़े तो यील्ड पे काफी असर हुआ था, काफी बड़ी चिंता भी थी। दाना छोटा हो गया था, तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। और एरिया की बात करें तो एरिया लास्ट ईयर से बड़ा ही है, वो स्वाभाविक था, क्योंकि पूरे सीजन भर किसान को अच्छे दाम मिले। कई ऐसी कमोडिटीज हैं जहाँ पर किसानों ने मतलब किसानों को अच्छे दाम नहीं मिले, जैसे सोयाबीन है, सरसों है, मसूर है। कई ऐसी कमोडिटीज हैं जहाँ पर किसानों को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन वीट हो गया, आपका मक्का हो गया, इसमें किसानों ने जो उनके नुकसान कहें या जो उनको मुनाफा मिलना चाहिए था, उसकी भरपाई वीट ने और मक्का ने की है। तो एरिया बढ़ना एकदम स्वाभाविक था। वीट के साथ में मक्का का एरिया भी बढ़ा है, 2 लाख हेक्टेयर रबी सीजन में बढ़ा है। और वीट का जो एरिया है वो एक काफी, अगर आप रिकॉर्ड की बात करें, अगर मौसम ने साथ दिया तो आई थिंक रिकॉर्ड जो है हमारा उत्पादन होना चाहिए। ओके, गेहूं को लेकर और कुछ इंसाइट्स जो जानना जरूरी है हमारे किसानों को भी, ट्रेडर को भी, पूरे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा जो चैलेंज है सबके लिए होता है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हो गेहूं का। आपको याद है कोविड के टाइम पे हमारे पास काफी अच्छा स्टॉक था गेहूं का, 444 लाख टन आई थिंक, मतलब अच्छा स्टॉक था हमारे पास। और वही हमारा एज ए नेचुरल जो क्लेमिनिटी आई और जो आपदा आई थी, उसमें वही गेहूं यूज करके, मतलब गवर्नमेंट ने किसी भी आदमी को भूखा मरने नहीं दिया। वो स्कीम आज भी कंटिन्यू है। ओके, तो स्टॉक होना बहुत जरूरी है। लास्ट सीजन में एक तो जो गेहूं के भाव इतने ज्यादा बढ़ गए थे, क्रॉप भी रिड्यूस हुआ था, उस वजह से केंद्रीय पूल में, सेंट्रल पूल में गेहूं का स्टॉक घटा हमारा। ओके, तो स्टॉक घटने से क्या हुआ कि बहुत सारे चैलेंजेस हुए, रूमर्स फैलाई गई कि वीट का इंपोर्ट करेंगे, इस टाइप से जो चीजें होती हैं मार्केट में वो हुई और गेहूं के प्राइसेस जो है वो अच्छे लेवल पे भी पहुंचे। हमें कम से कम 2 या 3 साल रिकॉर्ड उत्पादन चाहिए होगा इंडिया में। एक साल का रिकॉर्ड उत्पादन से कुछ नहीं होने वाला। 2 साल कॉन्जिक्यूटिव 2 साल का उत्पादन हमारा अगर बम्पर होता है तो हम एक बहुत ही अच्छे लेवल पे स्तर पर आ सकते हैं और गवर्नमेंट उस टाइम वीट एक्सपोर्ट भी खोल सकती है। ओके सर, अब ये क्या लग रहा है, बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सही वक्त है कि आप इंपोर्ट करके कुछ बफर बना ले। क्या लग रहा है, इस तरह की पॉलिसी बनानी अभी चाहिए या जल्दबाजी होगी? नहीं, अभी देखिए जल्दबाजी होगा और इससे अभी
इसके किसानों पे भी काफी दुष्परिणाम निकलेंगे क्योंकि अगर आप पूल में देखिए तो अभी भी गवर्नमेंट के पास स्टॉक है, गवर्नमेंट बेच रही है इसको OMSS में। सेकंड लास्ट टेंडर में 1 लाख टन का दिया था, 1 टन किया था। अभी जो लास्ट टेंडर है उसमें 1.5 लाख टन का किया है। तो ऐसे जैसे जैसे कैपेसिटी बनेगी या जैसे जैसे स्टॉक बटेगा तो मुझे लगता है कि इसको 2 लाख या 2.5 लाख भी प्रति सप्ताह किया जा सकता है। तो है अभी हमारे पास स्टॉक्स हैं और भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे हथियार होते हैं। और व्हीट इंपोर्ट खोलना एक मतलब नुकसानदायक होगा, पूरी ही इंडस्ट्री के लिए नुकसान, किसानों को बहुत नुकसान होगा। देखिए पल्सेस में क्या हुआ, एक छोटा उदाहरण लेना चाहूंगा। मटर का इंपोर्ट हुआ, चना का इंपोर्ट हुआ, तुअर का इंपोर्ट हो रहा है और साथ साथ में उत्पादन भी बढ़ गया। तो अभी जो पल्सेस के जो मार्केट है एकदम पानी पानी हो गया। बिल्कुल सही बात है, किसानों को लॉस हुआ। तो इंपोर्ट खोलना कोई अच्छा विकल्प नहीं होगा मेरे हिसाब से। ओके, शुक्रिया राहुल जी, आपने कोलंबो में भी आकर वक्त दिया। हालांकि आप डेटा क्रंचिंग बहुत अच्छे तरीके से एग्रीन के जरिए करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। अहम डेटा हर सेशंस को आप अटेंड करते हैं, एक एक डेटा हम लोगों तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया, आप लोगों ने गेहूं पर अहम राय रखी और हमारे दर्शकों को बताया कि गेहूं में क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है। पूरा ट्रेंड एनालिसिस करके आपने बता दी। कमोडिटी विशेष में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, फिश के चेयरमैन अश्विन नायक साहब हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, स्पाइसेस का मार्केट काफी एक्शन में है क्योंकि अभी सीजनल फैक्टर्स काफी काम कर रहे हैं। प्रोडक्शंस को लेके नए नए एस्टिमेट्स आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि किस तरह के डिमांड सप्लाई का सिनेरियो होगा। भाव में भी आप देख रहे हैं काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक एक करके मैं बात करूंगा। सबसे पहले जीरे की बात करते हैं। रिकॉर्ड से जिस तरह की गिरावट आई थी उसके बाद भी कुछ रिकवरी की संभावना है या भाव अब स्टेबल रहेंगे, इसी आसपास में रहेंगे? क्या लग रहा है आपको सर? जीरे में एक्चुअली जो 2023 का जो हाई था वो 23 के एंड में मेरे ख्याल से काफी बड़ी मात्रा में क्रैश होके टूटा और 24 में जो बम्पर नया क्रॉप आने की उम्मीद थी वो क्रॉप ऑलमोस्ट बम्पर जैसा आया भी था। उसके बाद बाजार जितना लोग सोच रहे थे उतना नीचे नहीं गया, लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ पूरे साल ट्रेड करता गया। अभी पिछले 8-10 दिनों से बाजार थोड़ा वापस टूटा है, वो नए क्रॉप अच्छी आने की उम्मीदों के साथ। ओके, लेकिन नया क्रॉप जो है वो अभी मेरे ख्याल से अगले 1.5 महीने के वेदर के ऊपर डिपेंड है। और जीरा बहुत ही सेंसिटिव आइटम है। जब तक वेदर क्लियर होके नया क्रॉप हाथ में नहीं आ सकता, नहीं आ जाता, तब तक हम लोग उसके बारे में अभी ज्यादा प्रिडिक्ट करे वो सही नहीं रहेगा। वाह, स्पेकुलेशन होगा। लेकिन जिस तरह के फोटोज शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, फोटोज के जरिए तो काफी कंडीशन अच्छी दिख रही है अभी तक फसल की। वो नॉर्मली हम लोग हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी होती है या व्हाट्सएप ग्रुपों में हम लोग इसको हरी हरी घास के फोटो बोलते हैं। तो एक्चुअली हर साल ये फोटोज आती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि क्रॉप जब रेडी होती है और वो जो महीना 1.5 महीना क्रूशियल होता है क्रॉप के लिए, उसके अलावा जो फिगर्स मिले हैं गवर्नमेंट की ओर से, गुजरात गवर्नमेंट और राजस्थान की गवर्नमेंट की ओर से, वो भी 15-20% लास्ट ईयर की कंपेयर में कम दिखा रहे हैं। तो अगर वो 15-20% कम आता है और जो क्रॉप है वो बाकी का जितना सोइंग हुआ है उतना नॉर्मल आता है तो बाजार स्टेबल रहेगा, ऐसा लग रहा है। बाकी अगर ये क्रॉप में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो ऑलरेडी काफी बॉटम आउट हुई प्राइजें चल रही है, तो इसमें बाजार कभी भी वापस ऊपर की साइड चेंज हो सकती है। ओके सर, डिमांड का सिनेरियो क्या है? एक्सपोर्ट डिमांड किस तरह की है जीरे की, डोमेस्टिक डिमांड किस तरह की है, और साथ ही अराइवल्स के नंबर अभी भी जीरे के मंडियों में ज्यादा है क्या? अराइवल्स के नंबर अभी जो चल रहे हैं वो मेरे ख्याल से फेयर है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। एक 15-20 दिन पहले वाला जो महीना गया उसमें थोड़े अराइवल ज्यादा थे, लेकिन वो भी एंटिसिपेटेड ही थे क्योंकि लास्ट ईयर की क्रॉप अच्छी थी और जो स्ट्रॉन्ग फार्मर्स है उन्होंने होल्ड किया हुआ माल। तो जब भी बाजार थोड़ा ऊपर की साइड जाता है तब अराइवल्स बढ़ाते हैं। तो अराइवल्स के नंबर इतने ज्यादा मेरे ख्याल से अभी भी जो चल रहे हैं वो नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर की क्रॉप तो अच्छी थी ही, तो उसमें से अभी कैरी ओवर कितना जाएगा वो देखना ज्यादा रहेगा। लेकिन एक्सपोर्ट्स के जो नंबर है ये साल के वो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड्स आएंगे। मतलब हम लोग फरवरी टू फरवरी एक्सपोर्ट्स देखते हैं, वो काफी बड़ी मात्रा में आ सकते हैं। ओके सर, अब बात कर लेते हैं कोरिएंडर की। ये भी काफी चर्चा में है, अच्छा राइज भी हमने देखा, बाद में अब थोड़ी मुनाफा वसूली भी दिख रही। क्या लग रहा है यहाँ पर डिमांड सप्लाई का सिनेरियो किस तरह का आपको दिख रहा है? कोरिएंडर में भी पिछले 2-3 साल से एक्चुअली एवरी ईयर्स
जो कैरी ओवर है वो कम हो रही है, क्योंकि हर साल थोड़ी थोड़ी क्रॉप कम होती जा रही है और पुराने स्टॉकों में से माल निकलते जा रहे हैं। ओके। ये पिछला जो साल गया उसमें रशिया की जो सप्लाई है वो भी काफी डिस्टर्ब्ड रही। इसके हिसाब से भी इंडिया का माल काफी पुराना कम हुआ है, रेट भी इंडिया के अट्रैक्टिव थे, इसके हिसाब से भी इंडिया का माल काफी कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से काफी सालों के बाद अगले साल हम लोग एक काफी कम मात्रा वाले कैरी ओवर के साथ एंटर करेंगे और वापस सोइंग के रिपोर्ट तो लास्ट ईयर की कंपेयर में कमजोरी दिखा रहे हैं। ओके। तो और सर डिमांड सप्लाई के बारे में तो आपने बात कर ली, डिमांड किस तरह का, क्या एक्सपोर्ट डिमांड मौजूदा भाव पे निकलने वाला है या अभी नहीं निकलेगा? एक्सपोर्ट का डिमांड ऑलरेडी इंडिया में पिछले 3-4 महीनों से अच्छा है, क्योंकि रशिया का डिमांड सप्लाई काफी डिस्टर्ब था, नीचे लेवलों में भी या ऊंचे लेवलों में उधर से कोई माल सप्लाई नहीं हो रहा था। तो इसके हिसाब से इंडिया का सप्लाई पूरे वर्ल्ड में जा ही रहा है पिछले 3-4 महीने से। और जैसा मैंने आपको जीरे में बताया उसी तरह ये साल मुझे लग रहा है कि धनिये के भी एक्सपोर्ट के फिगर है वो काफी अच्छी मात्रा में नए ऊंचाइयों के साथ ही देखने को मिलेंगे। ओके। हल्दी की बात करते थे, हल्दी में सर यील्ड को लेकर चिंता बताई गई थी, बोला कि जितना भी आपने सोइंग के नंबर ज्यादा देखे उतना ही यील्ड कमजोर है, तो वो पूरा मामला ऑफसेट होता दिख रहा है। क्या लग रहा है हल्दी की चाल आगे कैसी रहेगी, यहाँ पर डिमांड सप्लाई कैसा दिख रहा है आपको? हल्दी में जो एक तो पहले तो अपन ने जो सोइंग के नंबर ज्यादा देखे वो लास्ट ईयर की कंपेयर में देखे। लास्ट ईयर का जो क्रॉप था वो काफी कम था, उसकी कंपेयर में हमको नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, जो कि नॉर्मल क्रॉप साइज के जो नंबर होते हैं उसके आजू बाजू के नंबर देखने को मिले हैं। मतलब नॉर्मल क्रॉप साइज से कोई बड़े नंबर तो नहीं थे, और उसके अंदर पिछले 1.5 महीने से यील्ड के प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि वेदर और बारिश जो लेट तक चलती रही वो लेट बारिशों के हिसाब से, क्योंकि हम सबको पता है कि हल्दी जमीन के अंदर होने वाला क्रॉप है, तो ज्यादा मॉइस्चर के हिसाब से यील्ड का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नजर आ रहा है। और जो सरप्लस क्रॉप के नंबर थे उसमें काफी मात्रा में मेरे ख्याल से यील्ड इसको रिड्यूस करेगी। ओके, थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को तीनों ही मसालों पर आपने राय दे दी, हल्दी, धनिया और जीरे पर। क्या डिमांड सप्लाई सिनेरियो में, आप एनालिस्ट तो नहीं है जो मैं आपसे प्राइस पूछूंगा, आप एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट आप देख रहे हैं, खुद कारोबारी है, तो आपको समझ है कि किस तरह का सिनेरियो बन रहा है, और पिछले अनुभव के आधार पर भी आपने अपनी राय रखी है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने कोलंबो में हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर।